नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज की राजनीति में या तो नरेंद्र मोदी की बात हो रही है या राहुल गांधी की बात हो रही है, क्या आप इनके बियॉन्ड भी राजनीति देखते हैं? देखिए, यही तो मुसीबत है। ये वतन जो है ये बहुत बड़ा है, इन दोनों शख्सों से बहुत बड़ा है। ये वतन खुद फैसला करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब वो कहते हैं राहुल गांधी इमेच्योर है। भाई मुझे ये बताइए, इनके वालिद पायलट थे, क्या सियासत में थे? ठीक है, सियासत खानदान से थे, मगर मुल्क चला सके? बल्कि इतना सीख गए थे, अगर वो उनका वहाँ पे कत्ल नहीं होता, मैं समझता हूँ ये मुल्क और बहुत तेज़ी से आगे चल गया होता। तो कोई माँ की पेट में नहीं सीखता है क्या? नरेंद्र मोदी जी माँ की पेट में सीख के आए सियासत? या केजरीवाल जी जो दफ्तर से आए हुए हैं आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या उन्होंने पट्टा लिख के लाया है भगवान से कि मैं सीख के आया हूँ? अरे उन्होंने तो एक कल मोस्ट करप्ट लोगों की लिस्ट जाहिर की है। कमाल देखिए, और मेरा नाम भी लिखा है। आपका नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ वहां पर एक आम आदमी पार्टी का कोई बहुत मेजर कैंडिडेट देने वाली है। मुबारक हो उसको, मैं तो कहता हूँ बहुत मुबारक हो। यही तो मैं कहता हूँ कितनी चीप पॉलिसी है इनकी। न कोई पता है न कुछ है, और नाम लिख देते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम नेशनल लीडर हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इसको तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने 28 सीटें जीती दिल्ली जैसे। अफसोस इसी बात का है, जीती इसलिए क्योंकि हम लोग की कमजोरियां कमियां थी। जमात में खुद डिवीजन था। शीला जी खुद कह रही हैं कि जो सपोर्ट उसको चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये भी तो है, लोगों ने अपनी टांगें खुद काटी। आज की डेट में तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तो बल्ले बल्ले हो रही है। हर जगह उनकी बात हो रही है कि देखिए वो लाल बत्ती कल्चर के खिलाफ है, वो देखिए उन्होंने छोटा घर ले लिया, वो देखिए जन लोकपाल बिल अब शायद इंदिरा गांधी स्टेडियम में करेंगे। तो उनकी तो बड़ी बल्ले बल्ले, जनता भी वाह वाह कर रही है। बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो जो है बैलगाड़ी पे सफ़र करेंगे दफ्तर की तरफ। वो वक्त आ जाएगा इनके लिए। वो मुल्क नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर है एक रियासत का। उस वक्त जबकि खतरात हर तरफ है, ये समझें कि ये गिमिक्स करने से उससे ये लोगों को लगेगा कि बड़ा ये है। अभी मैं देखता हूँ ना, बिजली का खर्चा कैसे कम कर देगा, जो ये कहता था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। करे ज़रा, कुर्सी पे बैठ के पता लगता है कि हालत क्या है। जब आपको तनख्वाह देनी है आपके वर्कर्स की, वो तनख्वाह कहाँ से आएगी वो देखना है। आपने ये सड़कें बनानी है, ठीक करनी है, कैसे करोगे जब पैसा नहीं होगा? क्या भगवान ऊपर से खजाना फेंकेगा? वो तो कहते हैं कि जो इतना सरकारी पैसा गया उसको सब पॉलिटिशियंस ने मिलके खा लिया बांट फूट के। अफसोस मुझे इस बात का, वो दिल्ली की तरक्की नहीं देखते। मैंने दिल्ली की तरक्की देखी है 48 से। पहली दफ़ा मैं 48 में दिल्ली आया हूँ। वो दिल्ली और आज दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, शीला जी हार गई, मगर शीला जी ने कम काम नहीं किया। उन्होंने आपका नाम मोस्ट करप्ट लीडर्स की लिस्ट में डाल दिया है। नितिन गडकरी का भी नाम डाला। उन्होंने उनके खिलाफ डेफेमेशन सूट भेज दिया कि आप माफी मांगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल हम भी करेंगे। वही आप उनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, बताइए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लीगल सूट फाइल करूंगा। क्या इन्होंने कोई पता लाया है कि जो मर्जी आप मुंह से कहेंगे और उस पर हमें खामोशी से देखते रहें और हम अपनी इज्जत को खाक में उठाएं क्योंकि वो आया है और जो कहेगा वो सही है? मुझे अफसोस आता है ऐसे आदमी के साथ बात करने का और ऐसे आदमी से हाथ मिलाने का। लेकिन ये इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीति बहुत कम वक्त चलेगी, बहुत कम। मुझे अफसोस इसी बात का है कि जो भी इसके बाद आएगा उसके लिए इतनी मुश्किल होगा इस रेलगाड़ी को वापस पटरी पर लाने के लिए। अल्लाह ही मदद करे।
क्या आप कोई थर्ड फ्रंट की सरकार देखते हैं इस मुल्क में? देखिए, थर्ड फ्रंट की सरकार आएगी कैसे? हर एक तो प्रधानमंत्री बनना चाहता, कहाँ से बनेंगे प्रधानमंत्री? भैया कोई तो चीज़ हो जिसपे ये इकट्ठे बैठ जाएं। मुझे तो नहीं दिखता। मेरे ख्याल से हमें अब यहाँ से मिनिस्टर निकाल के प्रधानमंत्री बिठा देने चाहिए, तब थर्ड फ्रंट आ जाएगा। सारे प्रधानमंत्री। पर आप बनना चाहते हैं कि नहीं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। मुबारक हो, जिनको बनना है वो बन जाए, बिस्मिल्लाह करके बने, बहुत अच्छा है। हम खिदमतगार हैं, खिदमत करते रहेंगे, हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शरद पवार जी, जो कि आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसके लिए तैयार है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप उनके अंडर में मिनिस्टर बनेंगे? मैं राहुल गांधी से सिर्फ ये बात कहूँगा, जब प्रधानमंत्री बने तो मेहरबानी करके जवान लोगों को लाएं। हो सकता है गलती करेंगे, मगर अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान में जवान लोग आगे चलने चाहिए। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बिल्कुल जवाब दिया। देखिए, वो अगर चाहेंगे मैं कहीं भी काम करूँगा, मेरा वो नहीं है, मगर वक्त आ गया है जब अब जवानों का ज़माना है। तो क्या आप राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? नहीं, वो संन्यास क्यों लूँगा? ज़रूरी थोड़ा मंत्री बन के मैं वैसे भी काम करूँगा। अरे जब तक देश में ज़िंदा हैं, जब तक अल्लाह ने सेहत बख्शी है, कुछ कर सकता हूँ, कहीं कहीं ठीक कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, उसके सामने जवाब देना है। पूरा माहौल जो है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो बिल्कुल राजनीतिक माहौल हो चुका है, इलेक्शन मोड में आ गया है, रिश्ते बदले जा रहे हैं। शरद पवार जी की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से, क्या यूपीए के जो ये पूरा कुनबा है वो पूरा बिखर रहा है? देखिए, सियासत एक ऐसी उल्टी चीज़ है कि इसमें वो कहते हैं कि भरोसा इधर उधर का कुछ किया नहीं जा सकता। हर एक अपने बचाव की बात सोचता है। मैं नहीं जानता कि शरद पवार जी ने उनसे बात की या नहीं की, मगर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा। देखिए, सियासत एक जगह, दोस्ती एक जगह। हम दुश्मनों से भी दोस्ती कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे मिलेंगे, कि हाँ वो हमारे साथी बन जाएंगे। मगर अगर मैं भी राजनाथ सिंह जी से मिला तो मतलब नहीं है कि मैं राजनाथ सिंह की जमात में जा रहा हूँ। प्रफुल्ल पटेल जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है तो ये कितना वाजिब है कि उन्हें हम बार बार 2002 के दंगे के लिए उनको अक्यूज करें? अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो उन्होंने इनोसेंस में कहा या ऐसे ही कह दिया, मगर मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ बैठी हुई है, उसके बगैर उनका कोई रास्ता है नहीं। क्या वो डिस्पेंसेशन का सोच रहे हैं जो कल दिल्ली में बनेगी और उस डिस्पेंसेशन में वो आएंगे? ये मैं नहीं जानता। जैसे मैं हूँ, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाला। हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोच रखा है कि हार और जीत होती रहती है, मगर इंसान को किसी पाए पे खड़ा रहना है। तो कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी के साथ हिंदुस्तान को बचाना है। हो सकता है गलतियां हो गई हैं, कौन कहता है हमने गलतियां नहीं की होंगी, मगर गलतियों का मकसद ये नहीं है कि आप साथी को छोड़ दें जब मुश्किल आ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो रिश्ता, खास करके अभी कश्मीर में जो चल रहा है कि अभी 4-5 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली हुई कांग्रेस के खिलाफ, इस तरीके का फिर माहौल क्यों बन रहा है? अगर आपने एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड कर लिया कि आप कांग्रेस के साथ में हैं, तो फिर ये तो प्रोजेक्शन किया जा सकता है ना कि हम साथ हैं। देखिए, अफसोस तो इसी बात का है, कहीं ना कहीं इरिटेंट खड़े कर दिए जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं, ईमानदारी से मैं कहूँगा, जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग अमन से आगे बढ़ सकें और सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत कर सकें, उनको कोई ना कोई सेल्फ आ गया है। मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ ये कहने का। आज अगर नेशन की तरफ देखा जाए तो हम ये सोचें कि हमें नेशन बचाने की बात करनी है, वो बात ख़त्म हो गई है। आज सेल्फ बचाने की बात है। कश्मीर में भी कुछ नेता हैं जिनका मकसद ये है कि वो कुर्सी पे बैठ जाए,
और किसी भी तरह का कुर्सी पे बैठ जाए। कोई तो एक नाम बताइए, पता अच्छा, तो चले कि देखिए ऊपर के लेवल की क्या सोच है और नीचे के मैं लेवल आपको की क्या ईमानदारी सोच से है। बताऊं, नाम लेना अच्छा नहीं है। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। उन अक्लमंदों को ये इशारा काफ़ी होगा कि फारूक अब्दुल्ला भी जानता है तुम लोग कर क्या रहे हो। तो और क्या ये मान लिया जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला फैमिली और कांग्रेस एक साथ ही चुनाव में जाएगी, यूपीए के आप घटक दल रहेंगे? अगर यूपीए मिट भी जाएगा, हम लोग कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं हैं। कल आप चेन्नई गए, खबरें ये आने लगी कि ये देखिए यूपीए का जो कुनबा जो है वो टूट रहा है। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी गए और उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई है, और दूसरी तरफ प्रेशर टैक्टिक्स के तहत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करुणानिधि जी से मिलने गए। तो इसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। करुणानिधि मेरे वालिद के बराबर है, मेरे वालिद के दोस्त रहे, मुश्किल में इकट्ठे रहे। मैं उनके सलाम करने गया, उनसे पूछने गया उनकी तबीयत कैसी है। मेरा और कोई भी ये नहीं था। मुसीबत मैंने आपसे कहा ना, पहले ही कहा कि यहाँ तो बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि जो यूपीए का जहाज है वो डूब रहा है, तो उसके सारे साथी उठ के भाग रहे हैं। जी, वो तो कहेंगे ही, वो तो चाहते ही हैं कि वो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाएं कि लोगों में एक वो पैदा हो जाए कि ये ख़त्म होने वाले हैं। मैं आपकी इस चैनल से ये कहना चाहता हूँ, यूपीए ख़त्म नहीं होगी, न कांग्रेस मर सकेगी। कितनी कोशिश कर लीजिए आप, नहीं होगा। जिनको सेक्युलरिज्म से मोहब्बत है और हिंदुस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। बीजेपी या उसके घटक दल तो यही कहते हैं ना कि सेक्युलरिज्म का ठेका कांग्रेस ने ही उठा रखा है। क्यों नहीं रखा है? मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ, अगर सेकुलरिज्म का पर्चा किसी ने बुलंद कर रखा है तो वो कांग्रेस है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि सडनली देश में ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है वो पिछले हुए दंगों पर लड़े जा रहे हैं। तो क्या इन दंगों पर जो 30 साल पहले या 12-10 साल पहले हो चुके उन पर चुनाव होंगे? हमारी मुसीबत ये है कि हम लोग मुर्दों को उखाड़ रहे हैं और ये समझ के कि साहब वो वोट देने आ जाएंगे। हमारी मुसीबत यही है कि आप जीतना चाहते हो, उसमें क्यों ना हम मुल्क को बर्बाद कर दें, मगर मेरी कुर्सी सलामत रहे, वही हम कर रहे हैं। और मैं अफसोस से ये कहता हूँ, दिल कभी कभी रोने लगता है जब मैं वतन की ये हालत देखता हूँ। इस वोट की सियासत ने हमें बर्बाद कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी जी ने अभी बोला कि हो सकता है 84 के दंगों में कांग्रेस के कुछ लोग इन्वॉल्व हों। आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं कि मिसेस गांधी का जब वो किस्सा हुआ तो एक कोहराम सा हो गया, और उस कोहराम में इंसान इंसान को भूल गया। उसमें कौन कांग्रेसी, कौन बीजेपी, कौन ये कौन वो, अब कौन देखेगा कौन क्या है। एक तूफान था। तूफान का जब आता है, क्या वो ये देखता है कि ये नमाजी है और ये नमाजी नहीं है? जब तूफान आता है तो क्या वो देखता है ये हिंदू है, इस पे मैंने तूफान नहीं लाना है, मुसलमान पे मैंने लाना है? तूफान तूफान है। एक तूफान आ गया, उस तूफान में कौन चला गया, कौन किसने क्या किया, उस पर कमीशन बैठा। इतना साल कोई कमीशन बैठा। और अगर एक ईमानदार आदमी और एक सही आदमी ये कह देता है सब हो सकता है, उसमें ये भी हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में था, लेकिन उस इनोसेंट आदमी मारे गए, मैं मानता हूँ, मगर लेकिन उसने घाव तो कुरेद दिया। अब देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ आज़ाद, कितने हजारों मारे गए इनोसेंट आदमी, मुसलमान और हिंदू, जबकि दोनों ने लड़ाई की थी इस मुल्क के आज़ादी के लिए। मगर एक तूफान उभर हुआ, कोई उस तूफान को माफ़ नहीं करता। इसी तरह ये तूफान आया और इसने साफ कहा कि हाँ मुझे अफसोस है, ऐसा हुआ, हम सबको अफसोस है। और मैं समझता हूँ हर सही आदमी यही कहेगा कि गलत हुआ। मगर ये आप उसको पकड़ के बैठे कि साहब इसने कह दिया है इसलिए ये ज़रूरी है, पकड़ो इसको, ये गलत है। ये एक पॉलिटिकल मूव है
इलेक्शन के लिए। उस वक्त के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के जो प्रेस एडवाइजर थे तरलोचन सिंह जी, जो कि एनडीए में भी माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन थे और राज्यसभा में थे, उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति यानी जैल सिंह उस वक्त राजीव गांधी को फोन करते रहे और राजीव गांधी ने उनका फोन नहीं उठाया। इससे एक और तरीके का बवाल शुरू हो गया। वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? उनका बीजेपी से ताल्लुक है। चाहते हैं कि ये आग और उभरे और वो जीते। नहीं तो मुझे बताइए, जैल सिंह जी ने भी किताब लिखी है, क्या उसमें कहीं मेंशन है? क्या वजह है कि आज ये चीज उभारी जा रही है जबकि इलेक्शन 2 महीने पहले है? क्या ये चीज ये नहीं कह सकते थे जब कोर्ट में केस चल रहा था यहाँ पे लोगों के खिलाफ? तब ये क्यों नहीं बोले कि साहब जैल सिंह ने उसको टेलीफोन करने की कोशिश की थी और उसने टेलीफोन नहीं उठाया? साहब मैं नहीं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेलीफोन करेगा और कोई टेलीफोन नहीं उठाएगा। मैं कभी नहीं, मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। 2 महीने में लोकसभा का चुनाव है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी क्या वजह मुसीबत ये थी कि कीमतें बढ़ गई। प्याज जो है वो 100 रुपये किलो हो गया। तो हमारे जो वोटर हैं, गरीब वोटर जो है, उसको ये फीलिंग हो गई कि साहब ये लोग हमारा बचाव नहीं कर सकते। एक तो ये था जी। दूसरा मुद्दा जो फिर ये जो मीडिया है इसने उछाल के ये दिखाया कि सब चोर हैं, करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है। तो लोगों में एक ये बैठ गया कि ये जो महंगाई है ये भी इसी की वजह से है, क्योंकि ये चोर हैं, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रही थी बहुत और इतने दिनों से बढ़ रही थी, तो क्या इसके खिलाफ आप लोग कुछ कर नहीं पाए? क्या आपके हाथ बंधे थे? क्या हो गया? ईमानदारी से अगर आप सुने तो मिडिल मैन जो था, जो प्रोड्यूसर था, वो नहीं इसमें इन्वॉल्व था। जिसने पैदा किया वो बेचारा वहीं रहा। जो मिडिल मैन जिसने ये खरीदा और उसको होर्डिंग की, उसने प्राइसेस बढ़ाई इसलिए कि वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर उन्होंने ये कोशिश की कि इस पार्टी को गिराया जाए। लेकिन आप लोगों से फिर भारी चूक हो गई ना कि देखते हुए समझते हुए भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ गलती कैबिनेट में तो ये बातें उठती होंगी। देखिए ना, कहीं अंदर के वजूहत होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि कैसे लाया जाए, क्या किया जाए, और ये आसान चीज़ें नहीं होती। क्या आपको लगता है कि गवर्नेंस पर यूपीए सरकार की पकड़ ढीली हो गई? देखिए, पकड़ ढीली नहीं हो गई, मगर कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मुझे कोई ये बोलने में नहीं कि कहीं हमने ज़रूर भूल की। अगर हम इस पे ये सोच जाते, क्या हो जाता, जो आज हम 12 सिलेंडर दे रहे हैं गैस के, वो पहले भी दे सकते थे एक महीने को। और मगर हम लोगों ने समझा कि नहीं, ये चीज़ बहुत बड़ी लेकिन हर चीज़ हो रही है, लेकिन इतने लेट से कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर पहले तो एक वजह ये भी थी कि जितने हमारे इस कोलिशन में थे, कुछ पार्टनर ऐसे भी थे जिन्होंने जो भी कदम उठाना चाहिए था आज 3 साल पहले, हर कदम को रुकाने की कोशिश की। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम नहीं लूँगा, जिसने हमें काफ़ी धक्का दिया। जब वो चले गए, उसके बाद मौका मिला कि साहब हम अब वो चीज़ें करें। हर एक ने अपने अपने सर्कल्स में कोशिश यही की कि मुल्क को आगे लगाया जाए, मगर इकोनॉमिक कंडीशंस भी दुनिया की इतनी ख़राब हो गई थी कि उसका असर आहिस्ता आहिस्ता हम पे भी पड़ने लगा। अच्छा, इलेक्शन के बाद का माहौल कैसा देख रहे हैं देश का? अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। कभी कभी डर आता है मुझे, ईमानदारी से कहता हूँ, डर आता है मुझे। सोचता हूँ क्या होगा, क्योंकि जैसे हालात हमारे इर्द गिर्द हैं वतन के, उसमें कमज़ोर
दहली हो और एक लुटपुट हालत हो, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए भी अच्छा नहीं है, और हमें रोना पड़ेगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। इसलिए मैं आपकी चैनल से लोगों से कहता हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, मगर वो गलती न करो जिससे मुल्क को वो कीमत देनी पड़े जो सदियों फिर तुम लोग रोते रहोगे। इनफैक्ट बीजेपी तो यही कह रही है, हमारे जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी गवर्नेंस पूरा गुजरात और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और पूरी गवर्नेंस की जो बात वो कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे एक दबंग सरकार, हम लेके आएंगे एक जोरदार सरकार। हिंदुस्तान गुजरात ही नहीं है, प्लीज ये भूल जाइए। नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर टाइप के हैं, उन्होंने डिक्टेटरशिप से गुजरात को चलाया है, उनकी सिर्फ आवाज़ चलती है, कुछ नहीं और है। दिल्ली चलाना डिक्टेटरशिप से नहीं होगा, ये हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान के दिल से ही हिंदुस्तान चलता है। अगर दिल बिगड़ गया तो हिंदुस्तान नहीं चल सकता। ये बताइए कि जैसे एनसीपी ने उनको काइंड ऑफ नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट अप दे दिया है, तो क्या फारूक मैं नहीं समझता हूँ क्लीन चिट दी, कोई चिट से क्लीन नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भी खदशात हैं लोगों के दिलों में। तो क्लीन चिट दे दिया तो क्या मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब को चिट दे दिया? वो जो एमपी मारा गया वहाँ पे और टेलीफोन करते करते इनको कि भाई मुझ पे हमला होने वाला है, जो इनोसेंट लोग मारे गए वहाँ पर, कोई तो जिम्मेवार है। पर वो तो कह रहे हैं कि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया, अब तो हमारी कमीज बिल्कुल धुली हुई, साफ सुथरी, प्रेस्ड आयरन है। मैं इनसे सिर्फ ये कहूँगा, यहाँ एक और इंसाफ भी है, वो ऊपर वाले का है। उसकी लाठी जब बरसेगी इनको मालूम नहीं होगा। एनडीए को तो लग रहा है कि वो आ गए, सरकार में आ रहे हैं, ऐसा ही वो कह रहे हैं। साहब वो तो मेहरबानी आपके प्रेस वालों की है, जो रोज ढंडूरा उनका पीटते हैं। मुझे नहीं समझ आती है कहाँ से वो ला रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राहुल गांधी की राजनीति से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात ये कहूँगा कि शरीफ आदमी है, और यानी मैं खुद हैरान हो गया कई दफ़ा जब मैंने इनसे बात की कि कितनी खबर रखते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो ज़्यादा लोगों के सामने आते नहीं हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के सामने आके करना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए, घबराने के बगैर बात करनी चाहिए। और जितना वो खुल के बात करेंगे, जितना तो मुल्क भी उनको पहचानने लगेगा, समझने लगेगा। लीडर है तो लीडर को इलेक्शन में तो बहुत कम वक्त रहा है। नहीं, इलेक्शन के बाद भी देखिए, इलेक्शन आते रहेंगे हिंदुस्तान में। ये नेता है, हमें ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन के बाद भी he has to guide the nation, he has to move on, with that spirit he has to move। आपको लगता है कि यूपीए 2 तो अब आएगी, सरकार में वापस आएगी? देखिए, ये तो लोगों तक है। हम लोग तो लोगों से यही कहेंगे कि भैया आगे की सोचो, गलती भगवान नहीं करता, इंसान करता है। हमसे अगर कोई गलतियाँ हो गई हैं, उनकी माफ़ी दो और हमें मौका दो ठीक करने का और इस वतन को आगे चलाने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो ये थे आमने सामने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।